किया जाता है। अब कौन बिठा करके मंच पे बोलेगा कि आप बहुत खराब आदमी हैं? सब कोई बोलेगा कि बहुत अच्छा आदमी हैं, आप बहुत महान हैं, आप यूथ के आइकन हैं। मैं आपकी इस प्रशंसा को सुनकर खुश तो होता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। मैं आपके को ये कहना चाहता हूं कि जब मैं आज आपके बीच खड़ा हूं तो असल मायने में मैं आपका कर्जदार हूं। मैंने आपका कर्ज खाया है, और कर्ज इस रूप में खाया है कि आपके जो लीडर थे एच.एल. परवाना, जिन्होंने इंदिरा गांधी के वक्त इंदिरा गांधी के साथ मिलकर इस देश में बैंकों के नेशनलाइजेशन का मसौदा तैयार किया था, उनके नाम से जेएनयू में एक फेलोशिप दिया जाता है। आपके ही सैलरी से वो पैसा कटता होगा, आपके ही यूनियन का जो पैसा है वो पैसा एच.एल. परवाना के नाम से एक अकाउंट है, उसमें जमा हुआ है, और हर साल पूरे भारत से किसी एक स्टूडेंट को चुन करके वो फेलोशिप दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम आपके कर्जदार हैं, आपके पैसे से हमने पढ़ाई की है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि यह कर्ज कैसे चुकता करूं। तो आपकी लड़ाई में मैं सॉलिडेरिटी के लिए आया हूं, क्योंकि आप बैंक कर्मी हैं, आप AIBA के मेंबर हैं, आप AIBO के मेंबर हैं। आपसे ज्यादा बैंक के बारे में कौन जानता है? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आप मछली को तैरना सिखा रहे हैं। अब मछली को कैसे तैरना सिखा सकते हैं? आप बैंक कर्मी हैं, आपको बैंक के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, तो बैंक के बारे में हम क्या बात करेंगे? अगर हम इकोनॉमी पे कोई बात करेंगे तो आप तो इकोनॉमी के वाहक हैं, आप व्हीकल हैं, तो आपको हम इकोनॉमी पे क्या ज्ञान देंगे? तो बैंक के बारे में मेरे पास आपको कुछ कहने के लिए नहीं है। और मैं पहले ही इस बात को अस्वीकार कर दिया कि मैं किसी राजनीतिक दल के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहां नहीं खड़ा हूं, मतलब मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, तो मैं कोई पॉलिटिकल बात भी नहीं करूंगा। सवाल यह है कि यहां आज हम आए क्यों हैं, क्या पर्पस है हमारा आने का। एक बात, हमारे टीचर रहे हैं डॉक्टर युगल रायलू, ये लोग जब हमको पढ़ाते थे तो एक बात सिखाते थे, अब बड़ा इंटरेस्टिंग संयोग है, वो नागपुर से हैं और मैं बिहार से हूं। तो वो सिखाते थे कि स्टूडेंट जो होता है वो होने वाला मजदूर होता है। अब आप सब भी कभी ना कभी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे। उस समय शायद आपने नहीं सोचा होगा कि एक दिन आप बैंक के एम्प्लॉय हो जाएंगे, लेकिन आज आप बैंक के एम्प्लॉय हैं और आपका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस लिहाज से अगर मैं स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट के बिहाफ पे यहां खड़ा हूं, तो मैं होने वाला मजदूर हूं। मतलब जहां आप बैठे हुए हैं वहां कोई ना कोई हमारा जनरेशन का आदमी जाकर के एक दिन बैठेगा और वो इन्हीं सवालों पे लड़ रहा होगा जिन सवालों पे आप लड़ रहे हैं। इस आधार पे मैं आपके साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए आया हूं। मैं रायलू जी की बात से सहमत हूं कि जब किसान का सवाल होता है तो बैंक कर्मी नहीं नजर आते हैं, और जब बैंक कर्मी का सवाल होता है तो किसान नहीं होते हैं। जब किसान बोल रहा होता है तो मजदूर चुप होते हैं, और जब मजदूर बोल रहा होता है तो नौजवान चुप होते हैं। जब नौजवान बोल रहे होते हैं तो विद्यार्थी नहीं बोलता है। जब विद्यार्थी बोल रहा होता है तो महिला चुप होती है। जब महिला बोल रही होती है तो समाज के दूसरे तबके के लोग चुप होते हैं। यह बात ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी प्रशंसा में नहीं, यह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि इस देश में जब भी कोई त्रासदी होती है, चाहे बाढ़ आती हो, तो बैंक कर्मी चंदा इकट्ठा करके अपने बैंक का नाम लिख करके, शाखा का नाम लिख करके रिलीफ कैंप में रिलीफ पहुंचाने का काम करते हैं। कभी भूकंप आता हो तो बैंक कर्मी चंदा करके, पैसा इकट्ठा करके, रिलीफ का पैकेट बना करके भूकंप के इलाके में सामान भेजने का काम करते हैं। देश को जब भी जरूरत होती है, बैंक कर्मी पूरी मुस्तैदी से वहां खड़े होते हैं। और अभी हाल में किसानों का एक बड़ा मार्च हुआ था, नासिक से चल करके वह मार्च मुंबई तक पहुंचा था, और उस मार्च के दौरान बैंक कर्मी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे। जब मार्च बैंक के ब्रांच के सामने से गुजर रहा था, बैंक कर्मी अपने बैंक के ब्रांच से बाहर आकर के पानी की बोतल दे रहे थे, फूड का पैकेट दे रहे थे, बिस्किट दे रहे थे। बैंक कर्मी ये रोल प्ले कर रहे थे। इसीलिए मैं समझता हूं कि अगर मैं इस देश का नागरिक हूं तो बैंक कर्मियों से हमारा एक मानवीय संबंध है।
और इस मानवीय संबंध के आधार पर ही मैं कुछ बात आपसे साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे कि आज बैंकिंग सेक्टर की क्या हालत है। अभी नोटबंदी हुआ था। नोटबंदी के दौरान 2 लोगों की जान गई। एक वो जो लाइन में लग करके रुपया निकालने के लिए गए थे, और एक वो बैंक कर्मी जो रात को 12 बजे तक नोट गिन गिन करके उनको रुपया दे रहा था। लेकिन प्रश्न यह है कि जब देश के ऊपर कोई संकट आता है, जब सरकार कोई नीति लेकर के आती है, तो उसको इंप्लीमेंट करने का काम बैंक कर्मी करते हैं। अक्सर जब आप बैंक पहुंचेंगे तो कहेगा कि सर्वर नहीं काम कर रहा है, मतलब पैसा तो भेज दिए हैं, कहीं हवा में अटक गया है, वो पहुंचा ही नहीं है। अब आप बताइए कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एज ए कंज्यूमर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, और एज ए बैंक एम्प्लॉय आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन इसको झेलता कौन है? इसको झेलते हैं इस देश के जो आम लोग हैं, जिनको हम कहते हैं कॉमन सिटीजन। और यह जो कॉमन सिटीजन की परेशानी होती है, उस परेशानी को फेस करने के लिए आपको जाली के पीछे बिठा दिया गया है। आजकल शीशा लगा दिया गया है, उसको वहां पे बिठा दिया गया है। प्रश्न यह है कि पब्लिक को फेस करें आप, पब्लिक का गुस्सा फेस करें आप, और पब्लिक आप ही को कामचोर समझती है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इस बात पर एक बार गंभीरता से विचार कीजिएगा। और रायलू साहब थोड़े एग्रेशन में और गुस्से में यह बात कह रहे थे, लेकिन अगर शांतिपूर्वक इस बात को सोचा जाए तो जो लोग, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? अच्छा ठीक, ये रुकावट बन रहा था। प्रश्न ये है कि आप पब्लिक डीलिंग में हैं, आप पब्लिक सर्विस में हैं, आपको पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ता है, और पब्लिक का डिमांड भी जायज है। पब्लिक का डिमांड ऐसे जायज है कि एक बार सोच के बताइए, सरकार ने पहले कहा कि खाता खुलवा लीजिए, कैशलेस इकोनॉमी होगी, तो मारे लोग लाइन लग करके खाता खुलवाने लगे। जनधन का खाता, तरह तरह का खाता लोग खुलवाने लगे। खाता जब खुल गया तब बैंक बोली कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब बताइए, मिनिमम बैलेंस कौन मेंटेन नहीं कर सकता है? मिनिमम बैलेंस तो हमारे जैसे लोग ही मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना, जिनका कोई फिक्स इनकम नहीं है। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, जूता सिलने वाला, नौजवान, विद्यार्थी, महिला। डीमोनेटाइजेशन का जो बेसिक उद्देश्य था कि ब्लैक मनी को वापस ले लिया जाएगा, उस बात से सरकार मुकर गई। सरकार कुछ और बोलने लगी। जैसे आप गए हो सब्जी के दुकान पे सब्जी खरीदने के लिए, और दुकानदार के पास सब्जी नहीं हो तो वो कहे कि आम ले लीजिए। बताइए, इसका कोई मतलब है? जरूरत थी नोटबंदी करने की। सरकार का तर्क ये था कि इससे ब्लैक मनी वापस आ जाएगा। आरबीआई कही कि इससे ब्लैक मनी वापस नहीं आया, और ये मेरा बयान नहीं है। आरबीआई के गवर्नर इस पर रिजाइन कर चुके हैं, उर्जित पटेल साहब, संबंधी भी थे, अंबानी जी के संबंधी भी थे, वो रिजाइन कर दिए। और जो रिजर्व कैश था, सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक को कि रिजर्व कैश में से हमको कैश वापस कर दीजिए, मतलब ब्लैक मनी वापस नहीं आया। और बात को घुमाने के लिए क्या कहा गया कि दरअसल नोटबंदी इसलिए की गई थी ताकि नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या इससे समाप्त हो जाएगी। अब बताइए, रात को बैंक कर्मी 12 बजे तक नोट गिन रहे थे, 1000 और 500 का नोट जमा कर रहे थे, 2000 का नोट दे रहे थे, तो इससे आतंकवाद और नक्सलवाद कैसे रुक जाएगी? मान लीजिए कि अगर ये बात भी सच है कि इससे नक्सलवाद और आतंकवाद रुक गया, तो पुलवामा में बम कौन फोड़ करके गया? ये प्रश्न पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? लेकिन ये प्रश्न जब आप पूछेंगे तो आपकी इस आवाज को, आपकी इस बात को कोई लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। लेजिटिमेसी क्यों नहीं मिलेगी? तो जो आम लोग हैं, जो आम जनता हैं, जो रोज आपको फेस करते हैं, उनके दिमाग में यह बिठा दिया गया है कि सरकारी बैंक का आदमी काम नहीं करता है। यह बात उनके मन में बिठा दी गई है। तब जब आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, या यह बता करके कि बैंक घाटे में है, बैंकों का मर्जर कर दिया जाएगा, या बैंक को बंद कर दिया जाएगा, या आपका पेंशन स्कीम आपसे छीन लिया जाएगा, कल को कहा जाएगा कि आउटसोर्सिंग के नाम पे अब परमानेंट जॉब नहीं होगा बैंक में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब में लोगों को बहाल किया जाएगा, तो पब्लिक आपके साथ खड़ा नहीं होगी। क्योंकि आप जो फेस कर रहे हैं वो बात पब्लिक को नहीं पता है।
और पब्लिक को तो आप जानते ही हैं कि बेचारी क्या है। उसको तो प्रधानमंत्री जी आकर के बोले कि नोटबंदी कर रहे हैं, बहुत अच्छा चीज है, 50 दिन का हमको समय दे दीजिए। पब्लिक बोली कि 50 के आपको पूरे 5 साल का समय देते हैं, उनको फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। फेस कौन करेगा? फेस तो आप करेंगे ना। ये एक नीतिगत सवाल है, ये एक पॉलिसी लेवल क्वेश्चन है, और जब आप इस पॉलिसी लेवल क्वेश्चन को रेज करेंगे तो सबसे पहला बात आपके सामने जो थ्रो किया जाएगा वो ये कि आप बैंक कर्मी हैं, आप राजनीतिक बात क्यों कर रहे हैं। ये बात कही जाएगी ना कि आपका काम है कि आप नौकरी कीजिए,